हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी टॉपिक ऑफ द डे सेशन। ये जो हमारा सेशन है आपके एग्जामिनेशन के पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फैक्ट्स, इसमें एनालिसिस और अधिक से अधिक डायमेंशन हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। इस सेशन में हम वो ऐसे टॉपिक्स का डिसाइड हम लोग करेंगे, उससे टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे कि बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रहे हो, न्यूज में हो। और ये हमारा सीरीज कंटिन्यू स्टार्ट हो गया है, जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगा पीटी में भी और मेंस में भी। जिसमें आज का हमारा जो पहला टॉपिक है इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में, पाकिस्तान इज ऑफ FATF's ग्रे लिस्ट। अब रिसेंटली पाकिस्तान को, चूंकि ये अनाउंस हो चुका था पहले, बट अभी रिसेंटली पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट से रिमूव कर दिया गया है। रिसेंटली FATF ने पाकिस्तान को अपने जो FATF उनका जो ग्रे लिस्ट है, दो टाइप का उनका लिस्ट होते हैं, ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट। उसमें से वो जो पाकिस्तान है जून 2008 से अभी तक उस FATF लिस्ट में वो शामिल था, ग्रे लिस्ट में शामिल था, और रिसेंटली उसको FATF ने रिमूव कर दिया है ग्रे लिस्ट में से। FATF ने एक कंसेंसस के बेसिस पे ही पाकिस्तान को उस लिस्ट से रिमूव किया है। FATF के अकॉर्डिंग पाकिस्तान हैज कंप्लीटेड ऑल सब्सटेंशियल, टेक्निकल एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट ऑफ बोथ द 2018 एंड 2021 एक्शन प्लान एंड एज ए रिजल्ट पाकिस्तान को रिमूव किया जाता है ग्रे लिस्ट से। ये FATF के कंसेंसस के बेसिस पे डिसाइड हुआ है। पाकिस्तान को मेजर टेरर फंडिंग कंट्री बोला जा रहा था। टेररिज्म को प्रमोट करने से लेके मनी लॉन्ड्रिंग तक पाकिस्तान काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहता था, इसलिए FATF ने 2018 में इसको ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया था। लेकिन 2018 के बाद, जून 2018 के लेके 2021 के बीच में FATF के कुछ अपने स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ मैंडेट्स हैं, जिसको पाकिस्तान ने फॉलो किया है, और उसी के बेसिस पे अभी डिसाइड किया है FATF ने कंसेंसस के बेसिस पे कि पाकिस्तान को अब ग्रे लिस्ट से रिमूव कर देना चाहिए। तो ये तो न्यूज में था। हमारा इंपॉर्टेंस क्या है कि FATF क्या है, इसके कंपोजिशंस क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, और इसके ऐसे कितने लिस्ट हैं, और कौन कौन से लिस्ट में कौन कौन से कंट्री शामिल है, और जब कोई कंट्री ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में आ जाते हैं तो उन पे क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, ये सारे चीज हम इस न्यूज में कवर अप करेंगे। FATF अगेन फुल फॉर्म फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। बेसिकली एक यह इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है दैट सेट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स सीकिंग टू प्रिवेंट इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइम्स दैट एड टेररिज्म। FATF एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसका मेन टास्क है कि जो इंटरनेशनल टेरर फंडिंग होता है, मनी लॉन्ड्रिंग होता है, वैसे सारे एक्टिविटीज को कम्बाट करने का, रोकने का प्रयास FATF करता है। इसका मेन एम ही है कि टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केसेस को कम किया जा सके। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इन 1989 बाय G7 समिट इन पेरिस। एक G7 मेंबर कंट्रीज है जिसमें शामिल है UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड US। और इस G7 जो कंट्रीज हैं, इनका ग्रुपिंग का जो फॉर्मेशन हुआ था वह 1975 में हुआ था, 1975 में। और इन्हीं ग्रुपिंग G7 समिट का ग्रुपिंग हुआ था, मीटिंग हुआ था पेरिस में इन 1989, और उसी दौरान इस FATF का भी इस्टेब्लिशमेंट होता है इन 1989 टू डेवलप मेजर्स टू कम्बाट मनी लॉन्ड्रिंग। इसका मेन एम यही है कि जो फाइनेंशियल एड होता है टेररिज्म को, मनी लॉन्ड्रिंग्स होते हैं, ब्लैक मनी का जो मार्केटिंग हो रहा है, उन सबको कम्बाट किया जा सके, उन सब पे रोक लगाया जा सके। इसी के लिए इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था इन 1989 ड्यूरिंग द G7 समिट इन पेरिस। इसके मैंडेट्स क्या है, इसके क्या स्टैंडर्ड्स हैं, वो हमको देखना है। FATF have developed FATF recommendation, FATF standards, which ensures a coordinated global response to prevent organized crime, corruption and terrorism. FATF का मेन मैंडेट यही है
कि एक ग्लोबल कंसेंसस डेवलप किया जाए ताकि इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइम्स, टेररिज्म, करप्शन, मनी का ब्लैक मार्केटिंग, मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज जैसे को कम किया जा सके और इसमें ग्लोबल पार्टिसिपेशन को डेवलप किया जा सके ताकि जो इतने सारे इंटरनेशनल लेवल पे टेररिज्म हो रहे हैं, क्राइम्स बढ़ रहे हैं, उन सबको कंट्रोल किया जा सके। Over 200 jurisdictions around the world have committed to the FATF recommendation, though the global network of 9 FATF style regional bodies and FATF membership. लगभग मोर देन 200 कंट्रीज ऐसे हैं जो जिसका जुरिडिक्शन है, जो वर्ल्ड लेवल पे है, जो इसने FATF के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो मैंडेट्स हैं, उसको फॉलो किया है, उसे डेवलप, उसे और अधिक मजबूत करने का प्रयास कर रहा है ताकि ग्लोबल लेवल पे जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इंटरनेशनल क्राइम्स है, उन सबको कम किया जा सके, उनको कम्बाट किया जा सके। अब कंपोजिशन की अगर हम बात करें कि आखिर FATF का कंपोजिशन क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का क्या क्या कंपोजिशन है, तो करेंटली इट इज कंप्राइज ऑफ 37 मेंबर जुरिडिक्शन एंड 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट वन यूरोपियन कमीशन एंड द सेकेंड वन इज गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, रिप्रेजेंटिंग मोस्ट मेजर फाइनेंशियल सेंटर्स इन ऑल पार्ट ऑफ द ग्लोब। जो FATF का कंपोजिशन है जिसमें अभी 37 मेजर मेंबर्स हैं और 2 ऑर्गेनाइजेशन है, एक यूरोपियन कमीशन है और एक गल्फ कोऑपरेशन है। ये वर्ल्ड के सबसे ऐसे मेजर कंट्रीज हैं जहां पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, जहां पे ये कंट्रीज हमेशा रेडी रहते हैं कि कैसे किस तरीके से ग्लोबल कंसेंसस को डेवलप किया जाए ताकि इंटरनेशनल एड और टेररिज्म को कम किया जा सके। इंडिया हैज बीन ए मेंबर ऑफ FATF सिंस 2010। याद रखिएगा, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है, इंडिया FATF का मेंबर बना है 2010 में और इंडिया हमेशा से ही, शुरुआत से ही टेररिज्म को लेकर काफी कंसर्स रहा है और वह FATF में जितने भी कंट्रीज हैं जो टेरर फंडिंग करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज करते हैं, उन सब के खिलाफ रहा है इंडिया। इसलिए FATF में इंडिया हमेशा बढ़ चढ़ के भी हिस्सा लेता रहा है और कोई कंट्री अगर क्राइम कर रही है, ऐसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो इंडिया हमेशा से एम्फसाइज किया है कि उस कंट्रीज को ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। इंडिया इज ऑल्सो मेंबर ऑफ रीजनल पार्टनर्स, एशिया पैसिफिक ग्रुप एंड यूरेशियन ग्रुप। FATF के कुछ रीजनल पार्टनर्स भी हैं लाइक एशिया पैसिफिक ग्रुप एंड यूरेशियन ग्रुप, इंडिया उसका भी मेंबर है कि एशियन रीजन में या फिर यूरेशियन रीजन में जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज होते हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं, जो टेरर फंडिंग होते हैं, उन सबको कम करने के लिए FATF के कुछ रीजनल पार्टनर्स हैं, उसी को, जैसे एक है एशिया पैसिफिक ग्रुप एंड सेकेंड वन इज यूरेशियन ग्रुप, वो इस रीजन में उसको कम करने के लिए और अधिक एक्टिव रोल प्ले करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किए गए हैं जिसमें इंडिया इन दोनों का मेंबर है। इसका हेडक्वार्टर OECD का जो हेडक्वार्टर है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डिपार्टमेंट, हेडक्वार्टर इन पेरिस, उसका सेक्रेटेरिएट यहीं पे लोकेटेड है FATF का। अब बात करते हैं लिस्ट की कि आखिर FATF के कितने लिस्ट होते हैं। FATF के 2 लिस्ट है, ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट। कुछ कंडीशंस होते हैं कि कुछ कंडीशंस में कि कब किस कंट्री को ग्रे लिस्ट में डाला जाएगा, कब किस कंट्री को ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा। तो जो ग्रे लिस्ट बेसिकली एक इंडिकेशन है, ग्रे लिस्ट बेसिकली एक इंडिकेशन है उस कंट्री को कि अगर आप नहीं सुधरे, आपने टेरर फंडिंग को नहीं रोका, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को नहीं रोका, मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज जैसे अगर आपके टेरिटरी में होते रहे, तो आपको अभी सिर्फ ग्रे लिस्ट में डाला जा रहा है, आपको ब्लैक लिस्टेड भी किया जा सकता है। तो बेसिकली यह एक वार्निंग के थ्रू है, वार्निंग है। ग्रे लिस्ट बेसिकली एक वार्निंग है कि आप ब्लैक लिस्ट में भी जा सकते हैं। तो 2 टाइप के लिस्ट होते हैं, ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट की बात करें, कंट्रीज दैट आर कंसिडर्ड सेफ हेवन फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग आर पुट इन द FATF ग्रे लिस्ट। वैसे कंट्रीज जो कि सेफ हेवन माने जाते हैं फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, फॉर टेरर फंडिंग, फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, वैसे कंट्रीज को FATF जो है ग्रे लिस्ट में डालता है। और जून 2018 से पहले की अगर बात करें तो पाकिस्तान में ऐसे सारे बहुत सारे एक्टिविटीज अभी भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली एबॉलिश हो गया है।
पर एफएटीएफ की कंसेंसस की बात करें तो उनका कहना है कि अब पाकिस्तान जून 2018 से लेकर 2021 में बहुत सारे ऐसे चीजों पर रिस्ट्रिक्शन लगाया है, उसे रोकने में सफल हुआ है, इसलिए उसको ग्रे लिस्ट से रिमूव किया गया है। तो वैसे कंट्री जो सेफ हेवन माने जाते हैं फॉर टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज के लिए, वैसे कंट्रीज को एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में डालता है। दिस इंक्लूजन सर्व्स एज ए वार्निंग टू द कंट्री दैट मे एंटर टू द ब्लैक लिस्ट। जैसे कि मैंने बताया, यह एक वार्निंग की तरह होता है उस कंट्री के लिए कि आपको अभी तो सिर्फ ग्रे लिस्ट में डाला जा रहा है, बट अगर आपने इन एक्टिविटीज में कंट्रोल नहीं किया देन आपको ब्लैक लिस्टेड भी कंट्री में डाला जा सकता है। तो अभी रिसेंटली पाकिस्तान को हटाया गया है उस लिस्ट से। ब्लैक लिस्ट की बात करें, कंट्रीज नोन एज नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज आर पुट इन द ब्लैक लिस्ट। अब ब्लैक लिस्ट में वैसे कंट्रीज को डाला जाता है जिसका डेजिग्नेशन एक दिया जाता है, और उस डेजिग्नेशन को हम लोग कहते हैं नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज, कि जो एफएटीएफ के स्टैंडर्ड्स हैं, जो उनके मैंडेट्स हैं, उन पे ये बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते हैं, ये खुद के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, ये ना एफएटीएफ के रूल्स को मानते हैं, ना मैंडेट्स को फॉलो करते हैं, ना इसके स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। वैसे कंट्रीज को एफएटीएफ एक डेजिग्नेशन देता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज, और वैसे कंट्रीज को जो एफएटीएफ है उसको ब्लैक लिस्ट में शामिल कर देता है। अभी अगर करेंटली बात करें तो ईरान और नॉर्थ कोरिया ऐसे दो कंट्रीज है जिसको एफएटीएफ ने ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज करार दिया है। अगर आप सेशन की बात करें कि एफएटीएफ का सेशन कब होता है, तो एफएटीएफ, द एफएटीएफ प्लेनरी इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ एफएटीएफ। इट मीट्स थ्राइस 3 times पर ईयर। जो एफएटीएफ का जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसको हम बोलते हैं एफएटीएफ प्लेनरी इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ एफएटीएफ, और यह साल में 3 बार इसका मीटिंग्स होता है, और इस मीटिंग्स में ही एक कंसेंसस डेवलप होता है कि किस कंट्री को रखना है किस लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में, क्या ग्लोबल कंसेंसस होना चाहिए, क्या इंटरनेशनल ऑर्डर होने चाहिए, क्या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नए नियम होने चाहिए। इस मीटिंग्स में ये डिसाइड्स होता है। अब बात करते हैं कि अगर किसी कंट्री को ग्रे लिस्ट में अगर डाल दिया जाए तो उसके इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उसको जब जून 2018 में ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था, उसके बाद जब अभी रिमूव किया गया है, तो इस दौरान उसके इकोनॉमी पे क्या क्या इफेक्ट होंगे। या सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, कोई भी कंट्री अगर ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट, स्पेशली ग्रे लिस्ट में आती है। ब्लैक लिस्टेड होने का सिंपल सा मतलब है कि अब वो पूरी तरीके से कंट्री खत्म हो चुकी है, वो कोई मैंडेट्स नहीं मानती है, कोई रूल्स फॉलो नहीं करती है, तो उस पर तो कंप्लीटली एक तरीके से समझिए कि रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं उस कंट्री के साथ। टोटली ट्रेड बैन्स, ये सब रिस्ट्रिक्शन, ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस उस पर इंपोज कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर ग्रे लिस्ट है, मतलब चूंकि ये वार्निंग है, तो वार्निंग अगर आपको दिया जा रहा है और आपको ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया जा रहा है, तो क्या क्या ऐसे इफेक्ट्स हो सकते हैं आपके इकोनॉमी पे, सो देखना है। If a country is on grey list, it signals to the global financial and banking system about increased risk in transaction with the country in question. अगर किसी कंट्री को मान लीजिए कि ग्रे लिस्ट में डाल दिया, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को डाला गया था, तो बेसिकली ये एक इंडिकेशन होता है टू द ग्लोबल फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सिस्टम कि अगर आप इस कंट्री को फंड देते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, या फिर कोई दूसरा कंट्री उस कंट्री के साथ कोई ट्रांजेक्शन बिजनेस करता है, तो बेसिकली एक इंडिकेशन होता है उनके लिए कि आपका जो ट्रांजैक्शन है, आपका जो ट्रेड है, आपका जो लोन है, उस पर हाईली रिस्क होगा, बिकॉज वो कंट्री फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, उसको इसीलिए ग्रे लिस्ट में डाला गया है। तो जो कंट्री ग्रे लिस्ट में आ जाता है उसे मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जैसे इंस्टीट्यूशन से लोन मिलना, फंडिंग मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लगभग समझिए कि बंद हो जाता है। देख सकते हैं also given that major financial institutions like IMF, World Bank are affiliated with FATF। चूंकि जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, वो भी एक ऑब्जर्वर मेंबर है ऑफ द FATF। सो अगर एक बार FATF किसी कंट्री को ग्रे लिस्ट में डाल देता है तो IMF और वर्ल्ड बैंक जो है अब उन्हें कोई फाइनेंशियल एड प्रोवाइड नहीं करते हैं। और सेम सिचुएशन हुआ था पाकिस्तान के साथ कि जब से पाकिस्तान को डाला गया था ग्रे लिस्ट में, उसे फंडिंग मिलना बहुत मुश्किल हो गया था, जिसके वजह से पाकिस्तान का जो कंडीशन है, स्पेशली फाइनेंशियल कंडीशन,
को काफी ज्यादा डिटोरिएट करना स्टार्ट कर दिया था। सो ये है इफेक्ट्स कि अगर आपको कहीं पे ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है तो आपका इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिटोरिएट करने लगता है कंट्री का, किसी भी कंट्री का। उसे फाइनेंशियल एड मिलने बंद हो जाते हैं, उससे कोई भी कंट्री अधिक ट्रेड नहीं करना चाहता है। तो ये सारे इफेक्ट्स कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सिचुएशन को और भी डिटोरिएट कर देते हैं। तो ये था FATF के बारे में बात, और क्या उसके लिस्ट होते हैं, क्या उसके इंपैक्ट होते हैं, ये सारी बातें। दूसरा जो हमारा आज का टॉपिक है, लैंसेट रिपोर्ट ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज। रिसेंटली लैंसेट ने एक रिपोर्ट निकाला है कि क्लाइमेट चेंज का हेल्थ पे क्या क्या इंपैक्ट है, उसका एक रिपोर्ट निकला है। और क्लाइमेट चेंज के बहुत सारे हमारे कारण हो सकते हैं। जैसे सबसे बड़ा कारण तो ग्रोइंग पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन ग्रो करेगा, सिटी एक्सपेंड होगा, डेफोरेस्टेशन होगा, व्हीकल्स बढ़ेंगे, ये सब कहीं ना कहीं हमारे पॉपुलेशन के मेजर कारण है। इसी पे अभी रिसेंटली लैंसेट ने एक रिपोर्ट निकाला और उसने जो इंपैक्ट बताया है क्लाइमेट चेंज का इंडिया पे स्पेशली, वो काफी ज्यादा गंभीर है। जैसे अगर इसके रिपोर्ट की हम बात करें, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, रिसेंटली रिपोर्ट रिलीज बाय टाइटल लैंसेट काउंटडाउन ऑन द हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज, हेल्थ एट द मर्सी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, शोइंग दैट फ्रॉम 2000 to 2004 to 2007 to 21 heat related death increased by 55% in India। अभी जो FATF लैंसेट ने जो रिपोर्ट निकाला उसके अकॉर्डिंग 2000 से 2004 से लेके 2017-21 के बीच हीट रिलेटेड जो हीट वेव्स होते हैं, इंडिया में हीट वेव्स चलता है, लाइक अगर एक एग्जांपल दे तो हम लोग लू की बात करें तो हीट वेव से जो डेथ हुए, हीट रिलेटेड जो डेथ हुए है उसमें इंक्रीमेंट हुआ है 55% का। मतलब पहले जो डेथ हो रहे थे उससे भी 55% अधिक बढ़ गया है डेथ, जस्ट बिकॉज ऑफ हीट। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है जिसके कारण से हमारे हीट वेव्स भी चलते हैं और जिसके कारण से बहुत सारे मेजर डेथ्स हो रहे हैं। और उसमें इंक्रीमेंट हुआ, ऐसा नहीं है कि कोई, अब इंक्रीमेंट होना स्वाभाविक है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग डे बाय डे बढ़ रहा है, पॉपुलेशन एक्सपेंड हो रहा है, तो व्हीकल्स का यूज बढ़ रहा है, फॉसिल फ्यूल्स का यूज बढ़ रहा है, देन हीट बढ़ेगा और डेथ भी होंगे। According to this report, over 3,30,000 people died in India due to exposure to particulate matters from fossil fuels combustion in 2020। सिर्फ 2020 में लगभग 3,30,000 लोग इंडिया में डेथ हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, PM मैटर्स, PM 2.5 और PM 1.010। ये ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, जो बेसिकली प्रोड्यूस कैसे होते हैं, फॉसिल फ्यूल के बर्निंग्स के कारण। और इससे बहुत सारे डिजीज होते हैं, हार्ट रिलेटेड डिजीज होते हैं, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसके कारण से हमारे इंडिया में 2020 में अप्रॉक्स 3,30,000 पीपल्स का डेथ हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ पार्टिकुलेट मैटर्स। ये लैंसेट का रिपोर्ट है, ये मैंने कहा, ये रिपोर्ट में कह रहा है। जो लैंसेट है अपना रिपोर्ट को 34 इंडिकेटर्स पे, वो 34 इंडिकेटर्स अक्रॉस 5 की डायमेंशंस, उसके अकॉर्डिंग वो अपने रिपोर्ट्स को मेजर करता है और डेवलप करता है। वो कौन कौन से डायमेंशन है? क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट, एक्सपोजर एंड वल्नरेबिलिटी, अडेप्टेशन, प्लानिंग एंड रेजिलियंस फॉर हेल्थ, मिटिगेशन एक्शन एंड हेल्थ को बेनिफिट्स, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंसेस एंड पब्लिक एंड पॉलिटिकल एंगेजमेंट। ये सारे कुछ उसके इंडिकेटर्स है, डायमेंशंस है, जिसके बेसिस पे जो लैंसेट है अपना रिपोर्ट डेवलप करती है। वो क्लाइमेट चेंज हो सकता है, जब क्लाइमेट चेंज होगा तो उस पर क्या एक्सपोजर होता है, उससे उस एक्सपोजर से क्या वल्नरेबिलिटी आती है, एडेप्टेशन कैसे चेंज होता है, इन सारे डायमेंशंस को कवर अप करके ही जो लैंसेट है अपना रिपोर्ट डेवलप करता है। और इस बार का रिपोर्ट इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा वर्स्ट कंडीशन है क्योंकि इसके क्लाइमेट चेंज से काफी ज्यादा ह्यूमन डेथ हो रहे हैं और खासकर इस क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट बच्चों पे ज्यादा देखा गया है। अगर फाइंडिंग्स की हम बात करें कि इस रिपोर्ट में क्या क्या मेजर फाइंडिंग्स आए हैं, क्या क्या ऐसे स्टेप्स है जिसके कारण से ये पॉल्यूशन बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला अगर आपको जानकर इस बार लैंसेट की रिपोर्ट से थोड़ी सी हैरानी होगी, सब्सिडीज कॉजिंग ग्लोबल प्रॉब्लम्स। जो गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है वो कैसे आपके क्लाइमेट चेंज को बढ़ा रही है, ये देखिए। सब्सिडीज टू द फॉसिल फ्यूल कंजप्शन इन मेनी कंट्रीज are causing global problems including deterioration of air quality,
decline in food output and increased risk of infectious disease linked to higher carbon emission. जो गवर्नमेंट है वर्ल्ड लेवल पे, जो गवर्नमेंट फॉसिल फ्यूल्स पे सब्सिडीज देती है, अब सब्सिडीज देती है, लोग उसका ज्यादा यूज करते हैं, ज्यादा यूज करेंगे तो इमिशन ज्यादा होगा, और इमिशन ज्यादा होगा अगेन तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, क्लाइमेट चेंज होगा, जिसके वजह से बहुत सारे हेल्थ रिस्क इमर्ज हो रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कार्बन इमिशन होगा तो एयर क्वालिटी डिटोरिएट करेगा, फॉसिल फ्यूल और अधिक जलेंगे तो पीएम पार्टिकुलेट मैटर्स और अधिक डेवलप होंगे, अगेन डेथ होगा बहुत ज्यादा, ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे, बहुत सारे आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे, तो बहुत सारे ऐसे डिजीज इमर्ज हो जाते हैं जिसके कारण से बहुत ज्यादा पीपल्स डेथ कर रहे हैं, उनकी हेल्थ में डिटोरिएशन आ रहा है। इन 2021 80% of the countries reviewed provided some form of fossil fuel subsidy totaling $400 billion। 2021 में लगभग 80% वर्ल्ड के कंट्रीज है जिसने किसी न किसी फॉर्म में फॉसिल फ्यूल्स पे सब्सिडीज दी है, और उसका ग्लोबल एस्टीमेट लैंसेट के अकॉर्डिंग $400 बिलियन का है। तो सोचिए कि एक फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स पे अगर $400 बिलियन का सब्सिडी अगर दिया जा रहा है तो किस लेवल से फॉसिल फ्यूल्स का यूज हो रहा है, और इतना अधिक अगर फॉसिल फ्यूल्स का यूज होगा तो एयर क्वालिटी डिटोरिएट करेगा, आपका पॉल्यूशन जो क्लाइमेट चेंज, ओवरऑल क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे वो सारे डायमेंशंस पे उसका इफेक्ट होगा, वाटर पॉल्यूशन होगा, एयर पॉल्यूशन होगा, नॉइज पॉल्यूशन बढ़ेगा, अगेन ऑल दिस लेड टू डिटोरिएशन इन हेल्थ एंड अल्टीमेटली डेथ। इन 2019 India spent a net of $34 billion on fossil fuel subsidies, accounting for 5% of total national health spending। ये देखिए रिपोर्ट में कि 2019 में इंडिया ने फॉसिल फ्यूल्स पे लगभग 34 बिलियन का सब्सिडी स्पेंड किया था, जो 5% था टोटल नेशनल हेल्थ स्पेंडिंग। जितना इंडिया अपने नेशनल हेल्थ पे स्पेंड करता है उसका 5% स्पेंड किया था किस पे, फॉसिल फ्यूल के सब्सिडीज पे। तो इंडिया जैसा कंट्री $34 बिलियन वो सब्सिडीज दे रही है ऑन फॉसिल फ्यूल्स, तो इंडिया में भी कितना अधिक कंजप्शन बढ़ेगा फॉसिल फ्यूल्स का, कंजप्शन बढ़ेगा, अगेन इमिशन बढ़ेगा, पार्टिकुलेट मैटर्स इमर्ज होंगे, और अगेन बहुत सारे डेथ्स इंडिया में भी हो रहे हैं, जिसका भी रिपोर्ट में हमने चर्चा भी किया था कि 55% इंक्रीज हुआ है, और सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर में पार्टिकुलेट मैटर्स के कारण लगभग 3,30,000 लोग का डेथ हो गया है। तो ये सब्सिडीज बहुत बड़ा एक कारण है हमारे यहां फॉसिल फ्यूल्स पे। सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स पे वो अलग किसी सब्सिडीज की बात मत सोचने लगे, फॉसिल फ्यूल्स पे सब्सिडीज जो मिल रही है वह एक मेजर कारण है हमारे यहां इस पॉल्यूशन क्लाइमेट चेंज का बढ़ने का। तो गवर्नमेंट को इस पे विचार करना होगा कि क्या इतना ज्यादा सब्सिडीज देना, क्योंकि अधिक सब्सिडी मिलेगा यूज अधिक होगा, और यूज अधिक होगा तो इमिशंस अधिक होंगे। जस्ट रिपोर्ट में देखा कि लगभग 3,30,000 पीपल इंडिया में डाई हुए हैं इन 2020 जस्ट बिकॉज ऑफ फॉसिल फ्यूल पॉल्यूटेंट्स। अब बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ राइजिंग टेम्परेचर ऑन एज ग्रुप्स। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा, हीट वेव्स जनरेट होंगे, जिससे काफी ज्यादा जो हायर एजेस पीपल्स हैं वो भी अफेक्ट होते हैं, चाइल्ड्स भी अफेक्ट हो रहे हैं। तो इस रिपोर्ट में क्या गया है कि फ्रॉम 2012 to 21 infants under 1 year old experienced an average of 72 million more days of heat waves per year compared to 1985-2005। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो हम हीट वेव्स की बात अभी तक कर रहे थे, जो इन्फेंट्स हैं या जो भी ओल्ड एज पर्सन है वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हैं या हीट वेव्स बिटवीन दिस ईयर, और वो पहले से बढ़ गया है। अगर हम 1985 की बात करें, 1985 से 2005 की बात करें तो यह बहुत बढ़ गया है इन 2012 एंड 2021। Adults over the age of 65 in India experienced 301 million more person days during the same time period। इसी टाइम में जो 65 ईयर्स से जिनका एज अधिक है उन्होंने काफी ज्यादा हीट वेव एक्सपीरियंस किया है ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब सोचिए कि हमारे यहाँ इतना हीट वेव बढ़ेगा, इतना अधिक लोगों को हीट वेव एक्सपीरियंस होगा, तो एज ओल्ड एज जो पर्सन है या जो इन्फेंट्स है, जो छोटे बच्चे हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, उनका डेथ होना नेचुरल है। फ्रॉम 2004 2017-21
हीट रिलेटेड डेथ इंक्रीज बाय 55% इन इंडिया। जैसा कि पहले भी हमने देखा कि इस पीरियड में जो हीट से डेथ है वो इंडिया में 55% इंक्रीज हुआ है। पहले थोड़ा कम था क्योंकि उस समय उतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं था लोगों का टू द फॉसिल फ्यूल्स, लेकिन जैसे जैसे ये पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, फॉसिल फ्यूल्स का डिमांड बढ़ रहा है क्योंकि व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, तो इमिशन बढ़ेगा, डेथ बढ़ेगा, इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो अगर हमने इस पे कंट्रोल नहीं किया तो कहीं ना कहीं ये आगे चल के और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर बात करें इसका इंपैक्ट जीडीपी पे क्या पड़ रहा है, इन 2021 इंडियंस लॉस्ट 167.2 बिलियन पोटेंशियल लेबर आवर्स ड्यू टू हीट एक्सपोजर with income losses equivalent to about 5.4% of national GDP। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इंडियंस है, जो इंडिया में लगभग 167.2 बिलियन पोटेंशियल लेबर आवर्स का लॉस हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ हीट वेव्स। और इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें तो जो हमारा नेशनल जीडीपी है उसमें यह लॉस हुआ है 5.4% का। अब सिंपल सा बात है कि लेबर आवर्स अगर घटेंगे और इतना अधिक घटेगा तो नेशनल जीडीपी में लॉस होना नेचुरल है। अब वर्किंग आवर जो लेबर का एक अपना कैपेसिटी है, अब उसे हीट वेव्स बहुत ज्यादा गर्मी में काम करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके लेबर जो इंटेंसिटी, लेबर एक्टिविटी इंसेंटिटी, जो इनका इंटेंसिटी है, काम करने का जो इंटेंसिटी है, उसमें गिरावट आएगा, जिससे कि नेशनल जीडीपी में भी लॉस होगा। अभी एक चीज आपने देखा होगा कि पटना में, दिल्ली में, जो भी मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, उसमें डेंगू का काफी ट्रांसमिशन बढ़ा हुआ है। लैंसेट ने इस पे भी रिपोर्ट किया है। अब डेंगू काफी बढ़ रहा है, इसमें क्लाइमेट चेंज का भी एक काफी मेजर रोल रहा है। देखते हैं, फ्रॉम 1951, 1960 टू 2012-21 द नंबर ऑफ मंथ्स suitable for dengue transmission by Aedes aegypti rose by 1.69%, reaching 5.6 months each year। जो नंबर ऑफ मंथ्स था कि पहले एक सेशन 1951 से लेकर 60 तक, उसके बाद 2012 से 21 की बात करें तो नंबर ऑफ मंथ्स था कि किस मंथ में सबसे अधिक डेंगू का ट्रांसमिशन होता है या फिर डेंगू से रिलेटेड केस इमर्ज होते हैं, वो उसमें इंक्रीमेंट हुआ है। कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 5.6 मंथ ईच ईयर। अब लगभग आपके जो एक साल में जितना टाइम होता है, लगभग 5 से 6 महीने आपका डेंगू का ट्रांसमिशन जो होता है, डेंगू से रिलेटेड केसेस मिलते हैं। और अभी रिसेंट सिचुएशन ऐसा है कि डेंगू का मामला बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये बेसिकली एक लैंसेट रिपोर्ट का एक रिव्यू था कि इंडिया से रिलेटेड स्पेशली उसने क्या रिपोर्ट दिए है। तो जो क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट है इंडिया में हेल्थ पे, वो काफी ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में है। अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये आने वाले टाइम में और ज्यादा वर्स्ट होने की कंडीशन में है। तो इसके लिए गवर्नमेंट्स को, इवन पीपल्स को भी बहुत ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है ताकि वो फॉसिल फ्यूल्स का इमिशन कम कर सके। गवर्नमेंट को फॉसिल फ्यूल्स पे सब्सिडीज को कम करने की जरूरत है। उसके लिए कोई अल्टरनेटिव्स, जैसे गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोट कर रही है, तो ऐसे अल्टरनेटिव मेजर्स खोजने की जरूरत है ताकि ऐसे मामले को कम किया जा सके। सो ये आज का हमारा 2 टॉपिक था। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और ये समझ में भी आया होगा। अगर आप इसमें और भी कुछ ऐड करवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर टुडे।